आज कक्षा 11 के नागरिक शास्त्र विषय के भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार खंड से चैप्टर 9 संविधान एक जीवंत दस्तावेज के बारे में अध्ययन करेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि विभिन्न राष्ट्रों ने परिस्थितिगत बदलाव, सामाजिक परिवर्तनों और कई बार राजनीतिक उठापटक के चलते अपने संविधान को दोबारा तैयार किया है। जैसे सोवियत संघ में 74 वर्षों के दौरान 1918, 1924, 1936 और 1977 अर्थात संविधान 4 बार बदला गया है। 1991 में वहां कम्युनिस्ट पार्टी का शासन समाप्त हो गया और जल्दी ही सोवियत गणराज्य भी बिखर गया। इस राजनीतिक भूचाल के बाद वहां रूसी गणराज्यों का नए सिरे से गठन किया गया और 1993 में एक नया संविधान अंगीकृत किया गया। इसी प्रकार फ्रांस में भी 200 वर्षों के दौरान फ्रांसीसी क्रांति के बाद 5 बार संविधान बदला गया है। 1793, 1848, 1875, 1946 और 1958 में। अब अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से लागू किया गया। तब से लेकर आज तक यह संविधान लगातार काम कर रहा है। हमारे देश की सरकार इसी संविधान के अनुसार काम करती है। लेकिन कोई भी संविधान सदा सर्वदा के लिए ठीक नहीं हो सकता। ऐसा कोई दस्तावेज नहीं होता जिसे बदलने की आवश्यकता न पड़े। तब आखिर एक ही संविधान हमारे यहां इतने दिनों से कैसे काम करता रह सकता है? इस प्रश्न का एक उत्तर तो यह है कि हमारे संविधान में इस बात को स्वीकार करके चला गया है कि समय की जरूरत को देखते हुए इसके अनुकूल संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि संविधान के व्यवहारिक कामकाज में इस बात की पर्याप्त गुंजाइश रहती है कि किसी असंवैधानिक बात की एक से ज़्यादा व्याख्याएं हो सकें। कहने का मतलब यह है कि हमारा संविधान लचीला है। इन्हीं वजहों से हमारा संविधान कानूनों की एक बंद और जड़ किताब न बनकर एक जीवंत दस्तावेज के रूप में विकसित हो सका है। अब आइए हम जानते हैं कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है। हमारे संविधान निर्माता संविधान को एक संतुलित दस्तावेज बनाने के पक्षधर थे। संविधान निर्माता संविधान को एक ही साथ लचीला और कठोर बनाने के पक्ष में थे। यह लचीले का मतलब है परिवर्तनों के प्रति खुली दृष्टि और कठोर का अर्थ है अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति सख्त रवैया। लचीला संविधान वह होता है जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके। जिन संविधान में संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे संविधानों को कठोर कहा जाता है। भारतीय संविधान में इन दोनों ही तत्वों का समावेश किया गया है। संविधान में ऐसे कई अनुच्छेद हैं जिनमें संसद सामान्य कानून बनाकर संशोधन कर सकती है। ऐसे मामलों में कोई विशेष प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं होती। इस प्रकार के संशोधन और सामान्य कानून में कोई अंतर नहीं होता है। संविधान के इन हिस्सों को काफी लचीला बनाया गया है। इसके साथ ही संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 में प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन करने के 2 तरीके दिए गए हैं। ये तरीके संविधान के सभी अनुच्छेदों पर एक समान रूप से लागू नहीं होते। एक तरीके के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन करने की बात कही गई है, जबकि दूसरा तरीका ज़्यादा कठोर है। इसके लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधान पालिकाओं की आधी संख्या की आवश्यकता होती है। ध्यान देने की आवश्यकता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद से ही शुरू होती है। संसद के विशेष बहुमत के अलावा किसी बाहरी एजेंसी जैसे संविधान आयोग या किसी अन्य निकाय की संविधान की संशोधन प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती है। अन्य सभी विधेयकों की तरह
संशोधन विधेयक को भी राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, परंतु इस मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं है। अब आइए हम लोग विशेष बहुमत के बारे में भी थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। तो दरअसल किसी भी प्रस्ताव को संसद के किसी सदन में विशेष बहुमत से पारित करने के लिए निम्न 2 बातों का एक साथ पूरा होना आवश्यक है। नंबर 1, पहले संबंधित सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, अर्थात सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक। इसका तात्पर्य है कि किसी सदन की कुल सदस्य संख्या यदि 545 है तो उसका बहुमत होगा 545 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 अर्थात 273। अर्थात बहुमत प्राप्त करने के लिए 273 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होगा। और दूसरी बात, सदन में मतदान के समय उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। उदाहरण के लिए, यदि किसी सदन में संविधान संशोधन के लिए होने वाले मतदान में 480 सदस्य भाग ले रहे हैं तो उसका 2/3 बहुमत होगा 473 डिवाइडेड बाई 2/3 अर्थात 320। अर्थात प्रस्ताव के पक्ष में समर्थन के लिए कम से कम 320 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होगा। उक्त गणना में हमें 2 आंकड़े प्राप्त हुए, कुल सदस्यों के बहुमत के रूप में 273 तथा उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के रूप में 320। अब चूंकि इन दोनों शर्तों का एक साथ पूरा होना आवश्यक है, अतः इन दोनों संख्याओं में जो अधिक होगी उतने ही सदस्यों का कम से कम समर्थन विशेष बहुमत के लिए आवश्यक होगा। यही विशेष बहुमत होता है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के प्रत्येक सदन में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। संविधान संशोधन के साथ साथ संसद द्वारा उच्च न्यायालय तथा न्यायाधीशों, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि को पद मुक्त करने का प्रस्ताव पारित करने के लिए भी विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अब राज्यों द्वारा अनुमोदन की अगर हम बात करें तो संविधान में राज्यों की शक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि जब तक आधे राज्यों की विधान पालिकाएं किसी संशोधन विधेयक को पारित नहीं कर देती तब तक वह संशोधन प्रभावी नहीं माना जाता। संघीय संरचना से संबंधित प्रावधानों के अलावा मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को भी इसी प्रकार रक्षणीय बनाया गया है। इस अर्थ में यह कहा जा सकता है कि संविधान के कुछ हिस्सों के बारे में राजनीति से एक व्यापक सहमति की अपेक्षा की जाती है। इस प्रावधान में राज्यों के अधिकारों को भी जगह दी गई है। हमारे संविधान निर्माता इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को इतना आसान नहीं बना दिया जाना चाहिए कि उसके साथ जब चाहे छेड़खानी की जा सके, लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि भावी पीढ़ियां अपने समय की ज़रूरतों के हिसाब से इसमें आवश्यक संशोधन कर सकें। अब अगर संविधान में किए गए संशोधनों की हम बात करें तो यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान में बहुत अधिक संशोधन किए गए हैं। कई संशोधन आम सहमति से किए गए तो कई संशोधनों में विवाद की स्थितियां भी उत्पन्न हुई। विवादास्पद संशोधनों की अगर हम बात करें तो 1971 से 1976 के काल में विपक्षी दल संशोधनों को संदेह की दृष्टि से देखते थे। उनका मानना था कि संशोधनों के माध्यम से सत्तारूढ़ दल संविधान के मूल स्वरूप को बिगाड़ना चाहता है। इस संबंध में 38वां, 39वां और 42वां संशोधन विशेष रूप से विवादास्पद रहे हैं। जून 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा की गई। ये 3 संशोधन इसी पृष्ठभूमि से निकले थे। इन संशोधनों का लक्ष्य संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी परिवर्तन करना था। वास्तव में संविधान का 42वां संशोधन एक बड़ा संशोधन है। इसने संविधान को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। एक प्रकार से यह
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद मामले में दिए गए निर्णय को भी चुनौती थी। यहां तक कि इसके तहत लोकसभा की अवधि को भी 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। मूल कर्तव्यों को भी संविधान में इसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। संविधान का 42वां संशोधन न्यायपालिका की समीक्षा शक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाता है। यह कहा जाता है कि इस संशोधन के द्वारा संविधान के एक बड़े मौलिक हिस्से को नए सिरे से लिखा गया। जब यह संशोधन संसद में पास किया गया तो विरोधी दलों के बहुत से सांसद जेल में थे। इसी पृष्ठभूमि में 1970 के चुनाव हुए और सत्ताधारी दल कांग्रेस की हार हुई। नई सरकार ने इन विरोधाभासी संशोधनों पर पुनः विचार करना आवश्यक समझा और 38वें, 39वें तथा 42वें संशोधन के माध्यम से जो परिवर्तन किए गए थे उनमें से अधिकांश को 43वें और 44वें संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया। इन संशोधनों के माध्यम से संवैधानिक संतुलन को पुनः लागू किया गया। अब आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज का क्या अर्थ है। तो दरअसल हमने संविधान को एक जीवंत दस्तावेज माना है। लगभग एक जीवित प्राणी की तरह यह दस्तावेज समय समय पर पैदा होने वाली परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता है। जीवंत प्राणी की तरह ही यह अनुभव से सीखता है। समाज में इतने सारे परिवर्तन होने के बाद भी हमारा संविधान अपनी गतिशीलता, व्याख्याओं के खुलेपन और बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशीलता की विशेषताओं के कारण प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहा है। यही लोकतांत्रिक संविधान का असली मानदंड है। इस संदर्भ में न्यायपालिका का योगदान की अगर बात की जाए तो न्यायपालिका तथा संसद के विवाद के दौरान संसद का मानना था कि उसके पास गरीब, पिछड़े तथा असहाय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाने यानी संशोधन करने की शक्ति मौजूद है। न्यायपालिका ने इस बात पर जोर दिया कि ये सब कार्यकलाप संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत किए जाने चाहिए और जनहित के उपाय विधिक सीमाओं के बाहर नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक बार कानून की सीमाओं के बाहर जाने की छूट मिलने पर सत्ताधारी उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। प्रजातंत्र में जितना महत्व जन कल्याण को दिया जाता है उतना ही ध्यान इस बात पर देना पड़ता है कि सत्ता का दुरुपयोग न होने पाए। न्यायालय का मानना है कि किसी दस्तावेज को पढ़ते समय हमें उसके निहितार्थ पर ध्यान देना चाहिए। कानून की भाषा की अपेक्षा उस कानून या दस्तावेज के पीछे काम करने वाली सामाजिक परिस्थितियां तथा अपेक्षाएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि इसके बिना संविधान की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसी संदर्भ में राजनीतिज्ञों की परिपक्वता की अगर हम बात करें तो संविधान का निर्माण करते समय भारत के अनेक नेताओं और जनता के सामने एक साजे भविष्य की तस्वीर थी। नेहरू ने स्वतंत्रता के अवसर पर दिए गए एक प्रसिद्ध भाषण में इस सामूहिक स्वप्न को भाग्य के साथ करार बताया था। संविधान सभा के सदस्य भी इस आदर्श अर्थात व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी, सामाजिक आर्थिक समानता, जनता की खुशहाली और राष्ट्रीय एकता में विश्वास करते थे। यह आदर्श समाज आज भी धूमिल नहीं पड़ा है। यही कारण है कि आधी सदी गुजर जाने के बाद भी लोग संविधान का सम्मान करते हैं और उसे महत्व देते हैं। जनता की चेतना को निर्देशित करने वाले ये बुनियादी मूल्य आज भी उतने ही कारगर हैं।